नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। जोड़ों में दर्द आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हाल के सालों में इस समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिनमें ज्यादा उम्र के लोग तो शामिल हैं ही, साथ ही कम उम्र के लोग भी ज्वाइंट पेन के शिकार हो रहे हैं। इसलिए ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। लेकिन आप इसके शिकार न हो, इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस समस्या से आप कैसे बच सकते हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल के सीनियर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुशील शर्मा जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर, जिस तरह से आज हमारा टॉपिक है जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जोड़ों को लेकर क्यों इतनी समस्याएं हो रही है, क्यों इतने मरीज बढ़ रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? हाँ, देखिए, समस्या ऐसा नहीं कि सिर्फ आज की समस्याएं पहले भी थी। दो एक प्राइमरी रीज़न जो मुझे समझ में आते हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, अपने हेल्थ के लिए ज़्यादा जागरूक हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेके। तो जो एक आइसबर्ग फिनोमिना था, जो छुपे हुए लोग थे जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते थे, वो भी आने लगे हैं। और दूसरा, आपने कहा कि समस्या बढ़ी है, डेफिनेटली, बिल्कुल, आई डू एग्री, समस्या बढ़ी है। और उसका एक मुख्य कारण है अपनी दिनचर्या और डाइट एंड एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, दो एक मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर इम्पैक्ट है, जो आज की हमारी बहुत सारी बीमारियों में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो आज की लाइफ में हम जो डाइट में जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, जो मिला, सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, जो मिला खा लिया, जंक फूड खा लिया, बाहर खाने का कल्चर बहुत बढ़ गया है। और एक्सरसाइज अभी डेफिनेटली कुछ लोगों में अवेयरनेस आई है, लेकिन पिछले 8-10 साल 15 साल पहले की बात करें तो लोग बहुत ही सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई थी। लोग ऑफिस जाना, काम करना और सीधा घर में जाके सो जाना। तो एक लैक ऑफ एक्सरसाइज और इम्प्रॉपर डाइट, ये दो मेजर फैक्टर हैं जो हमारे जोड़ों की और हड्डियों की तकलीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल, कई सारे फैक्टर्स आपने बताए, लेकिन क्या हम कैसे बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से? क्या हम लाइफस्टाइल में बदलाव करें, डाइट में चेंज करें, और क्या क्या हमें ऐसा अपनानी चाहिए चीज़ें जो ताकि हम हड्डियों की परेशानी से बच सकें? जी, डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, दो मेजर फैक्टर लाइफस्टाइल में, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आप एक सिंपल सा एग्जांपल मैं सेट करूं, तो हम पौधा है, अगर हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दें तो वो पौधा ग्रो ठीक से नहीं कर पाएगा, पेड़ नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। खाना ही सफिशिएंट नहीं है, हमको प्रोटीन भी चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमको मिनरल्स भी चाहिए। तो सारी चीज़ें हम बैलेंस जब मिलेगी, हम जब हमारा खाना अच्छा होगा। हम सिर्फ जंक फूड पे डिपेंडेंट रहें या फिर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दाल चावल पे डिपेंडेंट रहें, तो हमारा जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। प्लस विटामिन डी और कैल्शियम, दो एक मेजर रोल है हमारी हड्डियों की बात करूं तो। और अल्दो विटामिन डी का सिंथेसिस हमारी बॉडी में नेचुरली होता है, लेकिन उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की सनलाइट में एक्सपोज होना है। वो 11 बजे से 2 बजे तक की सनलाइट चाहिए, हमारे बॉडी के पार्ट कुछ एक्सपोज हो, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन उस लाइट का बहुत पुअर होता है। और मोस्टली हमारा जो इंडियन अटायर है, इंडियन जो हम पहनते हैं कपड़े, मोस्टली कवर्ड होते हैं। इवन कार में हम अगर बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमको सनलाइट मिल रही है, विटामिन डी सिंथेसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कार के शीशे को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती वो वेवलेंथ। तो कैल्शियम अगर हम खा रहे हैं लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी कमी है, तो हमारे विटामिन डी वो कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो विटामिन डी है वो एक करियर का काम करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शंस के लिए। सेकंड, बिसाइड्स बोन, विटामिन डी का बहुत सारी जगह पे रोल है, मसल्स में रोल है, हार्ट में रोल है, ब्रेन में रोल है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हमको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है। और विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में अगर हमको नहीं मिल पा रही तो हमको सप्लीमेंट लेना है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी जो जानकारियां, ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है लोगों को। डॉक्टर सुशील, और अगर जॉइंट्स की बात करें, हमारे बॉडी में कई सारे जॉइंट्स हैं, लेकिन किन जॉइंट्स को लेकर हमें ज्यादा प्रिकॉशन रखने की जरूरत है? जैसे हमने नी जॉइंट्स के बारे में सुना है, हिप के बारे में सुना है। जी। तो बेसिकली जब भी हमको अर्थराइटिस होती है, बेसिकली अर्थराइटिस दो प्रकार की होती है। प्राइमरी अर्थराइटिस होती है जो एज रिलेटेड होती है। आप देखेंगे 55 साल 60 साल के बाद हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बड़े भाई बहन को सबको कहीं ना कहीं जॉइंट की समस्या चालू होती है।
और 60-65 साल में ये मैक्सिमम डैमेज होना नी में चालू हो जाता है। और कुछ हद तक ये जेनेटिक होता है, कुछ हद तक, लेकिन मेजर जो है एज रिलेटेड डीजनरेशन सबको होना है, और 30 से 35 साल के बाद ये डीजनरेशन हर किसी में चालू हो जाता है। तो ये हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम यंग एज में प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बोन उतनी मजबूत हो सकती है। अर्ली स्टेज में हम अगर इंटरवेंशन चालू करें, चाइल्डहुड से इंटरवेंशन चालू करें, यंग एज से चालू करें, तो हमको एक एज होने के बाद, एक बुढ़ापा आने के बाद शायद उस जॉइंट की समस्या का उतना सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो भी मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, लाइक हिप जॉइंट, नी जॉइंट, उसमें सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस की समस्या होती है। ऑल्दो स्मॉल जॉइंट्स भी हमारे जो उंगलियों के होते हैं, अंगूठी के जोड़ की हड्डियाँ होती हैं, उसमें भी अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है, इसमें वजन नहीं लेना पड़ता, तो ये समस्या होने के बाद भी काम चल जाता है। लेकिन हिप और नी जॉइंट जो है मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, जब भी हम चलते हैं इन जॉइंट का मेजर रोल होता है, तो थोड़ी सी भी समस्या हमको समय समय पे परेशान करते रहती है। बिल्कुल डॉक्टर, कई बार ये होता है कि जब पेशेंट को ये पता चल जाता है कि उन्हें इस तरह की परेशानी या समस्या आ रही है, वो इससे बचने की कोशिश करते हैं, वो घर के घरेलू इलाज करने लगते हैं। आजकल जो एंडोर्समेंट्स में हमने देखा भी है कि कोई ऑयल लगाने से उनके जॉइंट्स ठीक हो जाएंगे, नी ठीक हो जाएगा, ये कितना सही है? हमें तुरंत से तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए या खुद ही घरेलू इलाज करना सही है? देखिए, अर्ली स्टेज में तो ठीक है, हर कोई लगता है कि मुझे माइनर इलनेस है, मैं घर में ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन एक स्टेज के बाद अगर आप उस समस्या से आपको निजात नहीं मिल रहा है, तो इट्स ऑलवेज प्रिफरेबल गो टू योर नियरेस्ट डॉक्टर, डॉक्टर की सलाह लें। हो सकता है हम उसको सिर्फ सिंपल अर्थराइटिस समझ रहे हैं और वो कोई दूसरी प्रकार की अर्थराइटिस हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्राइमरी अर्थराइटिस जो होती है वो तो एज रिलेटेड होती है, और दूसरी प्रकार की जो अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गॉटी अर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे बहुत से प्रकार की अर्थराइटिस हैं। अगर हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वो, अगर अर्थराइटिस पैथोलॉजिकल टाइप की अर्थराइटिस है, तो हमारे जॉइंट को पूरा डैमेज कर देंगी। तो बिफोर जॉइंट गेट्स डैमेज, आप प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लें। अर्ली स्टेज में अगर आपको कुछ आराम मिल जाता है घरेलू उपचार से तो ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, बहुत सारे ऐड आते हैं, बहुत लिक्विडिटी एड्स आते हैं, ये तेल लगाओ, उससे आपके जोड़ के दर्द ठीक हो जाएंगे, वो ऑल मार्केट गिमिक, आप उसके बहकावे में बिल्कुल ना आए। आप डॉक्टर की सलाह लें, आपको डॉक्टर सही सलाह देगा। अगर ज़रूरत लगेगी तो वो आपको ऑइंटमेंट या कोई ऐसी चीज़ आपको प्रिस्क्राइब करेगा जिससे कि आपके जोड़ के दर्द में आराम मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सर्जरी के बारे में जैसे हमने चर्चा की ब्रेक से पहले, कब आप पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि अब आपको सर्जरी की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी कंडीशन होती है? देखिए, अगर मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करूं, उससे रिलेटेड सर्जरी की बात करूं, अर्थराइटिस रिलेटेड सर्जरी की बात करूं, तो हिप जॉइंट और नी जॉइंट दो कॉमन जॉइंट हैं जिनका रिप्लेसमेंट होता है। मैं एक डेटा की बात करूं तो यूएस के कंपैरिजन में इंडिया में लगभग 1/3 सर्जरी होती है, जबकि हमारी पॉपुलेशन उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है। रीज़न सबसे बड़ा है कि लोगों में अवेयरनेस है, लोगों में परफेक्शन चाहिए। अगर थोड़े सा भी उसको लगता है मैं डिसेबल हो रहा हूँ, ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ, इमीडिएटली अपने डॉक्टर की सलाह लेता है और वो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराता है। मैं ये डाटा और ये एग्जांपल इसलिए सेट कर रहा हूँ कि यूएस जो है एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, वहाँ पे लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए इतने अवेयर हैं, और हमारे इंडिया में हम ये सोचते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने से हम जो चल रहे हैं थोड़ा बहुत वो भी डिसेबल हो जाएंगे। डेफिनेटली डॉक्टर के पास आता है कोई मरीज़ तो इमीडिएटली हम उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह नहीं देते। जब वो डिजीज़ एडवांस हो जाती है, टर्शरी स्टेज में पहुँच जाती है, अब हमें लगता है कि नहीं, ये जॉइंट इतना डैमेज हो चुका है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, फिजियोथेरेपी से या दवाइयों से उसका इलाज नहीं हो सकता। आपने कहीं अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा कि जोड़ घुटने अंदर की ओर मुड़ जाते हैं या बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, जिसे वायरस या वाल्गस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। अगर वो स्थिति आ गई, 2 कदम चलना उसको मरीज को लाचारी हो रही है, उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग अफेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। और जॉइंट रिप्लेसमेंट एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्थोपेडिक सर्जरी है कि मरीज को हम डे 1 से चलाने लगते हैं। आज मैं सुबह सर्जरी करता हूँ, शाम को मरीज को हम चलना चालू करा देता हूँ मैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी। बिल्कुल। तो एज भी एक बड़ा फैक्टर होता होगा सर्जरी के पहले? देखिए, एज डिपेंड करता है कि किस प्रकार की मरीज को अर्थराइटिस है। यूजुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, एज रिलेटेड अर्थराइटिस होती है, उसमें मरीज को 55 साल 60 साल के बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो मेरा जो यंगेस्ट पेशेंट है जिसमें मैंने नी रिप्लेसमेंट किया है, 45 ईयर्स के पेशेंट में किया है, और ओल्डेस्ट पेशेंट में 98 ईयर्स में भी मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया है, 92 ईयर्स के पेशेंट में बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट किया है, और दोनों पेशेंट काफ़ी अच्छे से अभी चल रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो एज इज़ नॉट क्राइटेरिया, मरीज को कितनी डिफॉर्मिटी है, कितना डैमेज है, वो एक मेजर क्राइटेरिया है।
बिल्कुल, क्योंकि ये जो मिथ बना हुआ है कि सर्जरी से लोग भागते हैं, दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं, तो सर्जरी को लेकर जो मिथ बना हुआ है दर्शकों के बीच में, वो जरा क्लियर करिए। जी, डेफिनेटली कोई भी शायद एकदम से सर्जरी के लिए रेडी नहीं होता। सबको लगता है कि सर्जरी यानी बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना, मेरे हड्डियों को काट के पूरा बदल देंगे। तो अगर आप इसको प्लीज फोकस कर सकते हैं तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन वेरी शॉर्ट। ये जैसे हमारा नॉर्मल नहीं है, कुछ डैमेज हुआ, बहुत कुछ डैमेज हो गया, तो ये तो जस्ट एक मॉडल है। अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज होने से जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो एक स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, आराम से जॉइंट मुड़ता है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होता है। उसके बाद उसके नीचे की जो बोन है, इमीडिएटली नीचे उस बोन होती है, वो भी डैमेज होने लगती है। अगर इस स्टेज में मरीज पहुंच गया तो डेफिनेटली हमको जॉइंट रिप्लेसमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। उस कंडीशन में हम मरीज की हड्डियों को पूरा नहीं काटते, जो डैमेज पोर्शन है, जो कैलकुलेटेड डैमेज पोर्शन को निकाल के जो मॉडल में दिखा रहा है, बस उतना हिस्सा हम निकाल के एक न्यू जॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं। और इस जॉइंट की जो एक सर्वाइवरशिप होता है, अगर मैं अच्छे से सर्जरी करूं, अगर अच्छा इम्प्लांट यूज कर रहा हूं, तो मैक्सिमम उसको मैं मिनिमम 20 to 25 ईयर्स का सर्वाइवरशिप दे सकता हूं। डॉक्टर साहब, कार्टिलेज को लेकर जो लोगों के मन में डाउट बना रहता है, कार्टिलेज क्या जो उसका पोषण है हम बाहर से दे सकते हैं डाइट में, या घी या तेल बढ़ा के, इस तरह की भी कोई मिथ होता है? हाँ, देखिए कार्टिलेज जो होता है कुछ एक केमिकल कंपोजिशन हाइलुरोनिक एसिड का, कॉन्ट्राइटिन सल्फेट का मेजर कंपोजिशन होता है और टाइप 2 कोलेजन होता है। तो हम जो अपनी नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, चाहे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव घी तेल क्या ले रहे हैं उसका डिपेंड नहीं करता। हम जो नॉर्मल अपना सब्जी ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो नेचुरली वो जो सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, हम वो उसको कोलेजन वो फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन एक एज के बाद, आफ्टर सर्टेन एज, जो डीजनरेशन कार्टिलेज में होता है वो रिपेयर नहीं होता। अगर छोटा मोटा डैमेज यंग एज में होता है तो डेफिनेटली बॉडी में वो पोटेंशियल होता है कि उसको रिपेयर कर ले। लेकिन हम बाहर से कोई सप्लीमेंट दें, तेल घी दें, तो डेफिनेटली ये सिर्फ एक ही काम करेगा, वजन बढ़ाएगा। आपका वजन बढ़ाएगा तो जॉइंट और आपके डैमेज होंगे। तो इट्स ऑल मिथ। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमारा जो कार्टिलेज है वो हेल्दी रहे, उसके लिए हम कुछ खास कुछ कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करेंगे तो जितना अगर यंग हेल्दी स्टेज में हम कार्टिलेज को लोड देंगे और कैलकुलेटेड लोड देंगे, तो एक साइंस में एक लॉ बोलते हैं वॉल्फ्स लॉ, जो चीज़ में हम जितना कैलकुलेटेड उसको हम प्रेशर देंगे वो उतनी ही डेवलप होगी चीज़ें। आप देखेंगे आपकी मसल्स हैं, आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल ग्रो होती है। वैसे ही कार्टिलेज है, वैसे ही हमारा ब्रेन है, जितना हम उसको यूज़ करेंगे हमारा ब्रेन उतना ग्रो करेगा। हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे वो उतनी चीज़ वीक हो जाएगी। तो कार्टिलेज को ग्रो करने के लिए, कार्टिलेज को हेल्दी रखने के लिए हम एक्सरसाइज करें, लेकिन वो एक्सरसाइज भी अपने किसी थेरेपिस्ट की सलाह से करें, कि अगर हम गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो हम डेफिनेटली हमारा जॉइंट और डैमेज हो जाएंगे। और अगर सर्जरी अगर हमारी होती है तो क्या ये माना जाए कि उसके बाद भी हमारी जो पहले की तरह लाइफस्टाइल है वो वापस आ जाती है? देखिए, ऑलमोस्ट हम अगर पेशेंट बहुत पेनफुल है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहा है, तो वो 100% अपनी दिनचर्या में, अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। जो कार ड्राइवर है वो कार चला सकते हैं। मेरे यंग पेशेंट को जिन्हों में मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया है, छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत कॉमन है, जिसके चलते सबसे पहले हिप जॉइंट डैमेज होता है। नी जॉइंट नहीं डैमेज होता, हिप जॉइंट डैमेज होता है। जो यंगेस्ट पेशेंट है जिसको मैंने ऑपरेट किया है वो 21 ईयर्स का है, जिसको मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया है। आज वो लड़का दौड़ता है, साइकिल का चैंपियन है। तो 100% मरीज अपनी दिनचर्या में वापस आ सकता है, प्रोवाइडेड सर्जरी उसकी प्रॉपर हुई हो। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में आप बता रहे थे, हिप रिप्लेसमेंट को लेकर भी कुछ नई टेक्निक्स आई हैं? देखिए, ओवरऑल जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेके आजकल काफ़ी, अभी करेंट एरा में काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है। चाहे हम उसके मटेरियल की बात करें, हिप जॉइंट में जो बेयरिंग सरफेस होते हैं, जो क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, बहुत अच्छे बेयरिंग सरफेस आ गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस डिपेंड करता है। अगर बेयरिंग सरफेस, जो सरफेस क्लोज कांटेक्ट में है, हम जा रहे जॉइंट, जो हम नया जॉइंट डाल रहे हैं, उसमें फ्रिक्शन कम है, तो वो उसका सर्वाइवरशिप काफ़ी रहता है, लंबे समय तक जॉइंट टिकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे बेयरिंग सरफेस आ गए हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो डेफिनेटली एक इवोल्यूशन है। दूसरा, हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट आजकल नेविगेशन असिस्टेड होते हैं। नेविगेशन मतलब हम कंप्यूटर से मदद से
एग्जैक्टली हम प्रिसाइज करते हैं कि क्योंकि हर घुटना, हर हिप जॉइंट अलग होता है। ग्रॉसली देखने में हर व्यक्ति का घुटना एक जैसा दिखता है, लेकिन जब मैं कंप्यूटर नेविगेशन की मदद लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हर व्यक्ति का घुटना एक अलग डिफरेंट है। तो हम नेविगेशन की मदद से हमारा प्रिसीजन हो जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को घुटने में पर्टिकुलर इतने साइज का इम्प्लांट लगेगा या हमको कितने डिग्री में उसको फिक्स करना है। क्योंकि अल्टीमेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट की सक्सेस स्टोरी डिपेंड करती है कि जैसे जिस प्रकार से भगवान ने हमारा जॉइंट बनाया है उतना हम क्लोजली जाके उसको लगाएं, क्लोजली एनाटॉमिकली अगर हम उस इम्प्लांट को लगाएं तो वो आपका जॉइंट जो है वो लंबे समय तक साथ देगा। तो नेविगेशन की मदद से मुझे प्रिसीजन मिलता है, मुझे छोटे से चीरे में मैं सर्जरी कर सकता हूँ, मरीज का कम ब्लड लॉस होता है, मरीज को मैं सेम डे चला सकता हूँ, मरीज को मैं 2 दिन में छुट्टी कर सकता हूँ। तो दिस इज ऑल इवोल्यूशन। प्लस रोबोटिक सर्जरीज भी आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट की हैं, बट उतनी यूजफुल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो नेविगेशन जो हम आज के सिनेरियो में नेविगेशन इज सपोज टू बी द बेस्ट टूल आई हैव कि मैं मरीज को उसको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ। दूसरा उसमें एक और इवोल्यूशन हुआ है जेंडर स्पेसिफिक। तो कुछ जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं जेंडर, क्योंकि फीमेल और मेल दोनों के घुटने में कहीं बेसिक डिफरेंस होता है एनाटॉमी में। तो जेंडर स्पेसिफिक इम्प्लांट होने से मैं फीमेल के लिए स्पेसिफिकली फीमेल स्पेसिफिक इम्प्लांट यूज़ करता हूँ, मेल के लिए मेल स्पेसिफिक इम्प्लांट यूज़ करता हूँ। तो एनाटॉमिकली मैं बहुत क्लोज होके उसको सर्वाइवरशिप में, उसके बेटर फंक्शनिंग में मैं हेल्प करता हूँ। बिल्कुल। और आजकल हम ये भी सुनते हैं कि खड़े होके खाना पीना नहीं चाहिए, उसका भी हमारे जॉइंट्स पर असर पड़ता है, ये सही है? नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल मिथ। मैं तो कहूँगा कि खड़े होने से हमारी सारी मसल्स एक्टिव होती हैं, तो इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज। आप जब खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी की हर मसल्स को आपको बैलेंस करने के लिए एक्ट करना पड़ता है, उस समय एक्टिव रहती हैं, तो मसल की टोन अप होती है, आपकी मसल्स ऑलवेज टोन में रहती हैं। पीआरपी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने पीआरपी के बारे में पूछा। पीआरपी आज कॉस्मेटिक वर्ल्ड में बहुत रोल है, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट में है या फेस लिफ्टिंग में पीआरपी का बहुत रोल है। सिमिलरली पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो ये कुछ नहीं होता, कोई दवाई बाहर से नहीं है, ये आपका ही ब्लड निकाला जाता है। आपके ब्लड को एक सेंट्रीफ्यूज करके एक पर्टिकुलर पार्ट को सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसको निकालते हैं, इट्स कॉल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें प्लेटलेट काफ़ी कंसंट्रेट हो जाती हैं, और जो प्लेटलेट होती हैं ये बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करती हैं, बहुत सारे केमिकल, स्टेम सेल्स भी वो सिक्रीट करती हैं। तो इसको जिस पार्ट में डैमेज है, चाहे हमारी स्किन में झुर्रियाँ आ रही हैं या बाल नहीं आ रहे हैं, उस जगह दें, या फिर जॉइंट में दें। हम इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन यूज़ करते हैं अगर अर्ली स्टेज की अर्थराइटिस है, ग्रेड 1 अर्थराइटिस है, ग्रेड 2 अर्थराइटिस है, जिसमें कि आर्टिकुलर कार्टिलेज में बहुत मिनिमम डैमेज हुआ है। हम जब पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो वो उस आर्टिकुलर कार्टिलेज के रीजनरेशन में हेल्प करता है, पेन कम हो जाता है, मरीज के जो जॉइंट डैमेज हो रहे हैं वो हील होने लगते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल थिंग। और एक ये अर्ली स्टेज में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का एक इवोल्यूशन है। बिल्कुल। और जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया होता है कि आपको सर्जरी करानी होगी, बट वो टालते रहते हैं, दवाओं का सहारा लेते हैं या फिर आजकल फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं, जी। तो ये कितना सही है? फिजियोथेरेपी का रोल डेफिनेटली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्ली स्टेज में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन एक बार आपका जॉइंट इतना डैमेज हो गया, आपकी गैप कम हो गई है जॉइंट की, स्पेशली जो अर्थराइटिस होती है अंदर तरफ की, जो घुटने के अंदर के हिस्से में ज़्यादा प्रिवेलेंट होती है, अगर गैप कम हो गई है, हड्डी घिसना चालू हो गई, डिफॉर्मिटी हो गई है, पैर अंदर की ओर मुड़ गए या बाहर की ओर मुड़ गए, तो आप दिनचर्या नहीं कर पा रहे हैं, आपको 2 कदम चलना बहुत दूभर हो रहा है, तो ऑलवेज बेटर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं। फिजियोथेरेपी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी कराते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग में, रेंज ऑफ मूवमेंट को रीगेन करने में। लेकिन एक बार अगर जॉइंट डैमेज हो गया है, आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से कोई बेहतर विकल्प नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हम शायद उन्हें नज़रअंदाज कर दें और वो आगे जाके जॉइंट्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? बेसिकली बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले एक पेन है, हम पेन को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पेन जो होता है हमारा 4th वाइटल साइन बोलते हैं। 4th वाइटल साइन मतलब कहीं बॉडी हमको इंडिकेट कर रही है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, क्योंकि हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म इतनी स्ट्रांग होती है। पेन मतलब कहीं ना कहीं समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो पेन को कभी नेग्लेक्ट ना करें। स्पेशली एक समस्या अर्थराइटिस के अलावा एक समस्या है, वो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या या हड्डियों के भुरभरापन की समस्या। एज रिलेटेड भी होता है और
बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम अगर सीडेंटरी लाइफ है, हम ओबीज हैं, फैटी हैं, या हम कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं लाइक स्टेरॉइड, तो हमारे हड्डियों में भुरभुरापन आता है, हड्डियाँ हमारी जो गल जाती हैं। अगर वो दर्द हो रहा है, स्पेशली बैक में दर्द हो रहा है, उसे कभी नेगलेक्ट ना करें। वो सिंपली फ्रैक्चर हो सकता है आपकी हड्डी का, जो सिर्फ एक दर्द के जैसे प्रेजेंट कर रहा है। अगर हम उसको नेगलेक्ट करें तो वो इतना फ्रैक्चर हो जाएगा या इतना बढ़ जाएगा कि आपको पैर में लकवा भी मार सकता है, क्योंकि वहाँ की नस में अगर दबाव पड़ा तो। बिल्कुल डॉक्टर सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जॉइंट्स को लेकर आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू मैम। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।